मित्रों, सनातन आईएएस कोचिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं काल गणना। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं काल गणना यानी कि जैसे ये स्पष्ट होता है पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और पृथ्वी की जब उत्पत्ति होगी आवाज तब से लेकर आज तक अपने अध्ययन की सुविधा के लिए हमने इसको विभिन्न कालखंडों में विभाजित किया है। जैसे आगे आप पढ़ेंगे आर्कियोजोइक, प्रोटोजोइक, पैलियोजोइक, ये सब क्या है। तो सबसे पहले आइए हम लोग जान लेते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति हुई कैसे। इस संदर्भ में कई विचारधाराएं हैं। इन समस्त विचारधाराओं को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो होता है अद्वैत विचारधारा। अद्वैत विचारधारा यानी कि एक ही ग्रह से यानी एक ही पिंड से हमारे पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई इसको कहते हैं अद्वैत विचारधारा। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ये देखिए हमारी अद्वैत विचारधारा है। अद्वैत यानी कि दूसरा नहीं एक ही से। अद्वैतवादी क्या है? सिद्धांत। अब इस अद्वैतवादी सिद्धांत में आपको 2-3 सिद्धांत के सिर्फ नाम पढ़ने हैं, किसने प्रतिपादित किया ये पढ़ना है। बाकी आपको डिटेल में नहीं जाना क्योंकि बस आपसे इतना ही पूछा जाता है। क्योंकि ये मेंस में है नहीं, केवल प्री का है, प्री में है। तो कौन कौन से इसमें हैं? एक तो नाम आता है कास्ते द बफन। नाम इनका नोट करते चलिए। कास्ते द बफन का नाम आता है। दूसरा है कांट का। कांट ये बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, तो ये दर्शन शास्त्र में भी इनको पढ़ाया जाता है, इसलिए हम इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कांट ने यह कहा कि जब ब्रह्मांड में बिग बैंग, जब ब्रह्मांड का विस्फोट हुआ था उस समय बहुत सारे धूल कण उड़े थे। अब सपोज आप कर लीजिए कोई चीज़ बिल्डिंग टूटती है या कहीं पर विस्फोट होता है तो धूल कण उड़ते ही हैं, आपने देखा ही होगा। तो वो धूल कण धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के द्वारा। गुरुत्वाकर्षण शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। ठीक, तो धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे और उसी से जो है नीहारिका का निर्माण हुआ। जैसे ये पॉइंट था जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बिग बैंग सिद्धांत। अब यहाँ से बहुत सारे धूल कण निकले, ये निकले, ये निकले, ये निकले, और ये सब धीरे धीरे इकट्ठा होकर नीहारिका का निर्माण कराया और इसी नीहारिका से ग्रहों की उत्पत्ति हुई, यानी हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति इन्हीं से हुई। तो ये है कांट का सिद्धांत। कांट का सिद्धांत जो है कि कहते, इनको सिद्धांत को अपने इन्होंने नाम क्या दिया था उसको आप लिख लीजिए। ये है वायव्य राशि परिकल्पना। वायव्य राशि परिकल्पना। अब कांट का सिद्धांत आ जाए तो वायव्य राशि परिकल्पना। वायव्य मीन्स गैस, ये क्या है? गैसीय हाइपोथेसिस का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इसके बाद आते हैं लाप्लास का सिद्धांत। लाप्लास के सिद्धांत भी आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस नाम ही जान जाए। लाप्लास केवल कांट का जानिए वायव्य सिद्धांत यानी गैसीय सिद्धांत दिया था, और लाप्लास का सिद्धांत और एक सिद्धांत और लाकियर का सिद्धांत। केवल आपको नाम जानना है, इनके बारे में बहुत डिटेल से नहीं पढ़ना है। आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके एग्जाम में आएगा, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना कि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ पढ़ा है। बस सिविल सर्विस में मात्र यही देखा जाता है क्या हमको पढ़ना है, क्या हमको नहीं पढ़ना है। तो जो नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ना है, इसमें उलझने की कोई ज़रूरत नहीं। ये तो अद्वैतवादी सिद्धांत हो गए, यानी एक ही पिंड से निर्माण हुआ। अब दूसरा सिद्धांत हमारा द्वैतवादी, यानी 2 पिंडों से हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ, यानी पृथ्वी का निर्माण हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ, सारी चीज़ एक ही है। तो द्वैतवादी सिद्धांत। अब द्वैतवादी सिद्धांत में आपको दो सिद्धांत खासकर पढ़ना है। 2 में क्या, एक सिद्धांत खासकर पढ़ना है, जेम्स जीन्स का सिद्धांत। कौन है? जेम्स जीन्स का सिद्धांत। ये क्या है जेम्स जीन्स का सिद्धांत? यह ज्वारीय परिकल्पना।
ज्वारीय परिकल्पना। जेम्स जीन्स ने ये ज्वारीय परिकल्पना का सिद्धांत, अपने सिद्धांत की परिकल्पना इन्होंने की। पहले इसको लिख लीजिए तब ये आपको समझाएं, ठीक। जेम्स जीन्स का द्वैतवाद, द्वैतवाद अद्वैतवाद आपको बहुत नहीं जाना, बस जेम्स जीन्स का जानिए। इन्होंने कहा कि हमारा ये सूर्य था, सूर्य से भी बड़ा पिंड, सूर्य से भी बड़ा पिंड, मान लीजिए ये सूर्य से भी बड़ा पिंड, ये हमारा सन है, ये SUN सन, सूर्य के नजदीक से निकला, गुजरा, इसको कह सकते हैं ये। अब ये जब बड़ा पिंड है सूर्य के नजदीक से निकला तो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा, अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा इसने सूर्य के अंश को, सूर्य के भाग को अपने तरफ आकर्षित किया। और इस आकर्षण से, देखिए यहां मैं मिटा दे रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा, इस आकर्षण से, अब देखिए ये पिंड जा रहा है, मोशन कर रहा है, यहां देखिए जब ये निकला तो ये मान लीजिए ये यहां पर है, सूर्य से बड़ा पिंड है, इसको थोड़ा सूर्य से बड़ा बनाते हैं तभी बात समझ में आ जाएगी आपको। और ये तो आपको पता है कि जो पिंड जितना विशाल होता है उसके जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उतनी ही ज़्यादा होती, तो ये विशाल पिंड था, ये सूर्य हमारा उससे छोटा पिंड है, तो इसने गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा यहाँ से पदार्थ को अपने तरफ खींच लिया। अब ये पिंड कहाँ जा रहा है, ये पिंड जा रहा है यहाँ पर अनंत में, चला गया। अब ये पिंड जब चला गया तो ये पदार्थ तो दोबारा अब इसमें आ नहीं सकता है, क्यों, ये आ सकता है, नहीं आ सकता है, ये आ नहीं सकता है। और ये इसकी संरचना लगभग कुछ ऐसे थी। अब ये पिंड आ नहीं सकता है, ये सूर्य से अलग हो गया है, अब क्या होगा, मूल सिद्धांत का, इनके सिद्धांत का जो टर्निंग पॉइंट है यहीं पर है। तो इस सिद्धांत ने ये दिया कि यही आपस में जो बड़े पदार्थ थे, लोहा था, निकल था, और ये क्या है, गैसीय अवस्था में है। ये भी ना समझिएगा कि एक पूरा ये पिंड है, सॉलिड है या लिक्विड में, लिक्विड के कोई सवाल नहीं उठता है, सॉलिड उस समय था नहीं, अभी ये गैसीय अवस्था में। और सूर्य में संलयन की क्रिया हो रही है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा है तो सूर्य तो अपने आप गैसीय अवस्था में है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा एक उसका स्फीयर बना हुआ, एक गोला बना हुआ है, ठीक। बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो ये गैसीय अवस्था में थे। अब गैसीय अवस्था में जो भारी पदार्थ थे, जो लोहा था, निकल था, ये सब बीच में बैठ गए, यानी जो वजन लोग थे, जो वजनी पदार्थ था वो बीच में हो गया और बाकी हल्के ऊपर हो गए हाइड्रोजन टाइप के। और ये धीरे धीरे ग्रहों का निर्माण हो गया, ऐसे ऐसे ग्रह ये आपस में बनते चले गए। ग्रह बने कितने, 9 ग्रह बने, उसमें से एक हमारा पृथ्वी था। अब मैंने अपने पिछले वीडियो में ग्रहों के निर्माण से संबंधित, यहाँ तो मूलतः पृथ्वी का निर्माण जानना है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। और ग्रहों का जो क्रम है वो क्या है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। अब इसमें सबसे बड़ा बृहस्पति बना और सबसे छोटा बुध बना। अब प्लूटो सबसे छोटा था लेकिन उसको हटा दिया गया है क्योंकि उसके कुछ अन्य कारण है जो मैंने पिछले वीडियो में इसको बताया हूँ, ठीक। तो पृथ्वी का निर्माण ऐसे हुआ। अब मैं फिर से एक बार आपको रिवीजन कर दे रहा हूँ ताकि आपका क्लियर होता रहे। और हाँ, एक बात और आपको बतानी है कि 14 मई को आपका PCS का एग्ज़ाम है, प्री का एग्ज़ाम है। समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, तो अब मैं इधर किन्हीं कारणों से वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज से आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगा। तो प्री तक तो मैं सारे वीडियो नहीं बना सकता हूँ, मैं वीडियो ऐसे बनाता रहूँगा। आप जो है अपनी तैयारी के लिए जो भी नोट्स बनाए हुए हैं और मेरे वीडियो जो मैं बनाता हूँ इससे जो नोट्स आप बनाते हैं, इसके अलावा पूर्वावलोकन खासकर घटना चक्र की लीजिएगा, बाकी किसी प्रकाशन का नहीं लीजिएगा। मैं कोई घटना चक्र का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन घटना चक्र का चूँकि बहुत सही सोल्यूशन होता है, शुद्ध होता है सोल्यूशन उनका, और जो लास्ट में व्याख्या दे रही थी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो घटना चक्र का पूर्वावलोकन खासकर इतिहास के लिए, भूगोल के लिए, पॉलिटी के लिए आप ले लीजिए, और इन्वायरमेंट के लिए उसको आप क्वेश्चन देखते रहिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। और एक बात और आपको बतानी है,
जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि मैं भूल जाऊंगा, भले वो क्वेश्चन इजी हो या हार्ड हो, आप उसको एक कॉपी पर नोट कर लीजिए और एग्जाम के 2 दिन पहले या 3 दिन पहले आप उसको रिवीजन कर लीजिए, तो आपका तैयार हो जाएगा। और आप कोई भी पेपर देखेंगे लगभग आपको 60 से 70 क्वेश्चन 60 से 70 क्वेश्चन लगभग वही घुमा फिरा कर आते रहते हैं। 15-20 क्या मेरे ख्याल से 20 से 25 क्वेश्चन नए होते हैं। तो जो आए हुए क्वेश्चन ये आपके सही हो जाए तो समझिए प्लस पॉइंट है। और टारगेट आपका होना चाहिए 150 में 100 सही हो। अब जब 100 आपका टारगेट होगा तो मान लीजिए नहीं 100 पहुंच पाते आप, 95 प्लस रहेगा तो भी आपका हो जाना। और एक चीज़ हमेशा जाने रहिए, सीटें चाहे जितनी कम हो या ज़्यादा हो, यदि पेपर आपका सही गया तो आपका प्री या मेंस निकलेगा। अगर पेपर आपका नहीं सही गया, सीटें कितनी भी हों, तो कहीं ना कहीं मिस होने का चांस बना रहता है। ठीक, आइए अपने टॉपिक पर लौटते हैं, फिर से इसको देख लेते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसमें कास्ट द बफन का सिद्धांत, अद्वैत का सिद्धांत, कांट का वायव का सिद्धांत, गैसीय अवस्था का सिद्धांत, लाप्लास का सिद्धांत है। इसके बाद जेम्स जीन्स का सिद्धांत है जो सबसे इंपॉर्टेंट, ऑटो सिमट का सिद्धांत है, ये भी है। बस बिन व्यक्तियों के नाम और उनके सिद्धांत आप ध्यान में रखते रहिए, बस आपको यही तरह पूछा जाएगा, क्योंकि ये मेंस में है नहीं, केवल प्री में है। ठीक, तो पृथ्वी की उत्पत्ति ऐसे हुई। अब आइए हम काल गणना, काल का विभाजन कैसे हुआ, यानी पृथ्वी तब की बनी हुई थी, तब से लेकर कितने परिवर्तन हो गए, तो आइए उनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। आपने अक्सर देखा आर्कियोजोइक, प्रोटोजोइक, पैलियोजोइक, चतुर्थ काल, तृतीय काल, डिओनिन, पर्मियन, सिल्यूरिन, ऑर्डोविशियन, क्रिटेशियस, जुरासिक पार्क पर आपने फिल्म भी देखी होगी जो डायनासोर पर बनी थी। तो आइए एक एक करके हम लोग अध्ययन करते हैं। काल गणना, काल गणना जो है ये अपने अध्ययन की सुविधा के लिए किया गया है। तो ये चूंकि मेरा बोर्ड कुछ छोटा पड़ रहा है, भविष्य में मैं बोर्ड बदल लूंगा, बस आप लोगों का सहयोग मिलता रहे। तो सबसे पहले महाकल्प में बांटा गया है। महाकल्प, एक आप चार्ट बना लीजिए। महाकल्प, महाकल्प को युग में बांटा गया है। युग, युग को शक में बांटा गया है। शक, युग को शक में बांटा गया है। ठीक, कल्प इसको इरा कहते हैं, इंग्लिश में इरा कहते हैं। एक को इपोच कहते हैं, इपोच। और शक को कहते हैं पीरियड, पीरियड। ठीक, अब पहले महाकल्प आए देख लिया। अब महाकल्प जैसे होता नहीं आप दिन को घंटे में बांटा, दिन को घंटों में बांटा गया, घंटे को मिनट में बांटा गया, मिनट को सेकंड में बांटा गया। तो इसीलिए महाकल्प बहुत बड़ी चीज़ है, उससे छोटी चीज़ युग है, उससे छोटी चीज़ शक है। तो आइए सबसे पहले हम महाकल्प के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। महाकल्प, तो सबसे पहला महाकल्प क्या है? आर्कियोजोइक, आर्कियोजोइक, आर्कियोजोइक सबसे पहले महाकल्प है। दूसरा क्या है? दूसरा है प्रोटोजोइक, प्रोटोरोजोइक। तीसरा क्या है? पैलियोजोइक, पैलियोजोइक। आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलें। पैलियोजोइक। चौथा क्या है? मीसोजोइक, मीसोजोइक। पांचवा क्या है? नियोजोइक। मीसोजोइक पांचवा है, सीनोजोइक, सॉरी सीनोजोइक। अभी मैं इसको आपको रटा दूंगा, आप भूलेंगे नहीं। छठा क्या है? नियोजोइक, नियोजोइक।
इतने ये महाकल्प हैं, आर्कियोजोइक, प्रोटोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। जब आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे या अन्य कहीं कहीं पर तो नियोजोइक नहीं रहता, नियोजोइक को सीनोजोइक में ही शामिल कर लेते हैं, लेकिन भूगोल में इसको अलग अलग पढ़ा जाता है। अब इन्हीं को युगों में बांटा गया है, यहाँ पर देख लीजिए। तो युगों की इन दोनों को मिलाकर कहते हैं प्री कैम्ब्रियन। इसको युगों में नहीं बांटा गया है। युगों में कहाँ से शुरुआत हुई? पैलियोजोइक से। तो युग ना करके इसको जो है प्री कैम्ब्रियन कहते हैं, इसको प्री कैम्ब्रियन, दोनों को मिलाकर कहते हैं प्री कैम्ब्रियन। और ये पैलियोजोइक को क्या कहते हैं? प्रथम युग। क्या कहते हैं? प्रथम युग। प्रथम युग। मीसोजोइक के क्या कहते हैं? द्वितीय युग। द्वितीय युग। सीनोजोइक को क्या कहते हैं? तृतीय युग। तृतीय युग। नियोजोइक को क्या कहते हैं? चतुर्थ युग। चतुर्थ युग। ठीक। अब देखिए यहां पर पहले अध्ययन कर लीजिए। आर्कियोजोइक, प्रोटोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक, ये आपसे क्रम पूछा जाता है। और क्रम याद करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या? आर्कियोजोइक, ये पहले आता है, तो आर्कियोजोइक आपका पहले हो गया, अल्फाबेट के अनुसार है। आर्कियोजोइक आपका पहले हो गया। आर्कियोजोइक के बाद प्रोटोजोइक। प्रोटो मीन्स प्रोटो क्या कहते हैं? प्राचीन को प्रोटो कहते हैं, यानी जो पहले हो चुका उसको प्रोटो कहते हैं। तो आर्कियोजोइक, आर्कियोजोइक के बाद प्रोटोजोइक, और प्रोटोजोइक के बाद पैलियोजोइक। पैलियोजोइक। मीसोजोइक मतलब मध्य से पता चलता है, मध्य में। सीनोजोइक, नियोजोइक, ऐसे आप इसको क्रम तैयार कर लीजिए। इसमें भी क्रम के साथ साथ कभी कभी पूछा जाता है सबसे प्राचीन तो आर्कियोजोइक, सबसे नवीन नियोजोइक। नियो मतलब नया, न्यू। क्या पता चला? नया है, न्यू है ये। अब आर्कियोजोइक और प्रोटोजोइक को मिला दिया गया है, मिलाकर इसको कहते हैं प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन, अब ये आपको डिटेल से इसको बताएंगे, बस इतना जो दोनों को मिलाकर कहते हैं प्री कैम्ब्रियन। लेकिन ये किसमें? भूगोल में है। बाकी आप अगर बायोलॉजी में जाएंगे तो उसमें अलग अलग ही है। उसके बाद पैलियोजोइक युग में बांटा गया, इसको कहा गया प्रथम युग। मीसोजोइक को द्वितीय युग, और सीनोजोइक को तृतीय युग कहा गया, और नियोजोइक को चतुर्थ युग कहा गया। ये आप जरूर तैयार कर लीजिए। ये आप यूट्यूब पर तमाम वीडियो देखते होंगे, लेकिन शायद किसी ने ये बताया हो, और किताब में दिया है, लेकिन किताब में आपको समझ में नहीं आएगा। कारण क्या? अब समझ में आ सकता है, लेकिन अब उतनी मेहनत करना मुश्किल है, कर नहीं पाएंगे, और आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। ठीक। अब आइए शक। शक यानी पीरियड। तो एक एक करके हम लोग अध्ययन करते हैं। आर्कियोजोइक। आर्कियोजोइक और प्रोटोजोइक को क्या कहा गया था? प्री कैम्ब्रियन महाकल्प कहा गया था। इसको जो एक नाम और कहते हैं इवोन भी कहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, शक में ये विभाजित नहीं है। विभाजन कहाँ से शक वाला शुरू किया गया है? पैलियोजोइक से। तो इसको एक नाम और देखो, इवोन। इवोन एक नाम और देते हैं, इवोन। किसको? प्री कैम्ब्रियन काल को इवोन कहते हैं। और ये सबसे लंबा कल्प था, यहीं पर लिख लीजिए, इवोन कहते हैं इसको एक नाम। सबसे लंबा, सबसे लंबा कल्प, ये सबसे लंबा कल्प था। अब आ जाए सबसे लंबा कल्प कौन था? तो आर्कियोजोइक था। एकदम दिमाग में डाल लीजिए और कभी भूलिएगा नहीं इसको। ठीक। सबसे लंबा कल्प था। और इस काल के जो जीवाश्म हैं, ये चट्टानों पर जीवाश्म नहीं मिलते हैं। जीव तो पैदा हो गए थे, इसमें तो नो डाउट, लेकिन जीवाश्म जो है इसके जीवाश्म नहीं मिलते हैं। जीवाश्म नहीं मिलते, नहीं मिलते।
अब उस समय कोई बड़े जानवर तो पैदा नहीं हुए, छोटे छोटे यूनिसेलुलर एक कोश के जीव पैदा हो गए थे। बहुत समय बीत गया, अपना डिसइंटीग्रेट हो गए, समाप्त हो गए, और जीवन की उत्पत्ति तो हो ही गई थी। जीवाश्म नहीं मिलते हैं, जीवन की उत्पत्ति हो गई थी। जीवन की उत्पत्ति हो गई थी। जीवन की उत्पत्ति हो गई थी। अब देखिए आर्कियोजोइक में और प्रोटोजोइक दोनों मिला दे, इसको प्री कैम्ब्रियन कहा गया। प्री कैम्ब्रियन के अलावा इसको एक नाम और दिया गया, इओन। अब इसमें आपको पढ़ना क्या है? सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि सबसे पहला महाकल्प कौन सा है, तो आर्कियोजोइक। ठीक, प्री कैम्ब्रियन इसी को कहा गया है, मिलाकर इओन इसका एक नाम है। ये सबसे लंबा कल्प था, नहीं सबसे ज्यादा टाइम पीरियड वाला था, बस इतना दिमाग में रखिएगा। जीवन की उत्पत्ति इसी काल में हुई है। ठीक, लेकिन जीवाश्म इसके नहीं मिलते हैं, जीवाश्म इसके नहीं मिलते हैं। दो तीन चीजें ध्यान दीजिएगा। सबसे लंबा कल्प आर्कियोजोइक, जीवाश्म नहीं मिलते हैं, लेकिन जीवन की उत्पत्ति हो गई थी। ठीक, अब आगे आए चलते हैं पैलियोजोइक। तो आई थिंक इसको मैं मिटा देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, एक एक करके हम लोग अध्ययन करते हैं। पैलियोजोइक, पैलियोजोइक को पहले देखा जाएगा कि कितने युगों में बांटा गया, तो उसी को कहते हैं प्रथम युग। युगों की शुरुआत कहां से हुई? पैलियोजोइक से हुई है। युगों की शुरुआत पैलियोजोइक से हुई है। तो आइए देखते हैं पैलियोजोइक, इसको क्या कहा गया? प्रथम युग। प्रथम युग कहा गया। ठीक, इसको प्रथम युग कहा गया। और इसकी खास बात है कि जीवों का पदार्पण स्थल पर हुआ इस समय। देखिए इसमें खास बात, जीवों का पदार्पण स्थल पर हुआ। जीवों का पदार्पण स्थल पर हुआ। ठीक, यानी जीव, अब यहां एक क्वेश्चन ये भी है, जीवों का पदार्पण स्थल पर हुआ, यानी कि जीवों की उत्पत्ति महासागरों में हुई, तभी तो स्थल पर आए। तो यहां पर दो क्वेश्चन बनते हैं, जीवों की उत्पत्ति आ जाए कहां पर हुई, तो महासागरों में हुई। यानी जीवन की उत्पत्ति का केंद्र कहां था? महासागर में था। जीवन की उत्पत्ति का केंद्र महासागर में था। और कब हो गई जीव की उत्पत्ति? आर्कियोजोइक में हो गई थी, लेकिन जीवाश्म नहीं मिलते हैं। पैलियोजोइक में खास बात क्या हुई? जीव अब स्थल पर आ गए, यानी जमीन पर आ गए, जहां हम लोग देखते हैं, जहां हम लोग रहते हैं, और ये स्थल पर इनका पदार्पण हो चुका है। प्रथम युग इसको कहते हैं। अब इसको 6 शकों में इसको डिवाइड किए गए हैं, 6 शक इसके हैं। तो 6 को हम लोग ऐसे पहले लिख लेते हैं, क्या क्या खासियत क्या है। तो पहले क्या गए? कैम्ब्रियन युग, कैम्ब्रियन शक, कैम्ब्रियन शक, इसको शक कहते हैं, यानी पीरियड। कैम्ब्रियन शक, कहीं कहीं कैम्ब्रियन युग है तो किताबों में गलत है। आर्डोबीनियन, दूसरा क्या है? आर्डोबियन। तीसरा क्या है? सिल्यूरियन। सिल्यूरियन। चौथा क्या है? डिओनियन। चौथा डिओनियन। पांचवा क्या है? पांचवा आपका है कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस। और लास्ट आपका है
पर्मिनियन, पर्मिनियन, पर्मिनियन। देखिए पहले जो है क्यों 6 शकों में बांटा गया, पीरियड में बांटा गया। अब आपको ये 6 नहीं पढ़ना है, परेशान ना होइए, बस आपको कौन पढ़ना है, सिल्यूरियन, डियोनियन और कार्बोनिफेरस, 3 के बारे में आपको डिटेल से जानकारी लेनी है। अब चूंकि यहाँ जगह कम होने के कारण हमको इधर लिखना पड़ेगा, बाकी मैं मिटा दे रहा हूँ। यह देखिए इतना जो है यहीं पर लिख देते हैं। सिल्यूरियन काल में, अब जीवों की उत्पत्ति हो ही गई। सिल्यूरियन काल जो है हम इसलिए मशहूर है, रीढ़ वाले जीवों का काल, इसको कहते हैं रीढ़ वाले, रीढ़ वाले जीवों का काल। रीढ़ वाले यानी जिनकी रीढ़ की हड्डी थी, रीढ़ वाले यानी वर्टिब्रेट, यानी रीढ़ में हड्डी आ गई है। डियोनियन को कहते हैं मत्स्य युग, मत्स्य युग, मछली युग इसको कहते हैं। डियोनियन को क्या कहते हैं, मत्स्य युग यानी मछली। इस समय मछलियों की भरमार थी, यानी मछली युग था। युग का मतलब होता है कि जहाँ पर ज़्यादा संख्या जिसकी हो। और प्रथम उभयचर, उभयचर क्या होता है, जो स्थल और जल में रह ले वो उभयचर है। जैसे मेढक क्या है, मेढक स्थल में रह लेता है और जल में भी रहता है, उभयचर इसको कहते हैं। उभयचर इंग्लिश में कहते हैं एम्फीबियन, एम्फीबियन है जो दोनों में जो अपने आप को रह ले। तो प्रथम उभयचर की उत्पत्ति कब हुई, डियोनियन काल में। ये मत्स्य युग है लेकिन इसी समय जो है प्रथम उभयचर की उत्पत्ति हुई। इस चीज को मैं यहां लिख दे रहा हूं क्योंकि बोर्ड छोटा होने के कारण। प्रथम उभयचर की उत्पत्ति, प्रथम उभयचर की उत्पत्ति कब हुई, डियोनियन काल में, जो कि मत्स्य युग था। कौन था उस उभयचर का नाम क्या है, अगर नाम आ जाए तो क्या कहेंगे, स्ट्रिगोसिफेलिया। प्रथम उभयचर क्या था, अगर नाम पूछ दिया जाए आपसे, ध्यान दीजिएगा, तो स्ट्रिगोसिफेलिया। क्या नाम था, स्ट्रिगोसिफेलिया। यहां मैं नाम भी लिख दे रहा हूं, स्ट्रिगोसिफेलिया। ये आपसे साइंस में भी पूछा जा सकता है और ये आईएएस में पूछा गया था 2001 में कि प्रथम उभयचर कौन था, स्ट्रिगोसिफेलिया। सीधा सा आप रट लीजिए, प्रथम उभयचर स्ट्रिगोसिफेलिया, प्रथम उभयचर स्ट्रिगोसिफेलिया। ये क्या था, उभयचर मीन्स जो स्थल पर और जल पर दोनों में रह ले उसको कहते हैं उभयचर। ठीक, इसके अलावा और क्या हुआ, तो थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा क्योंकि लगभग बोर्ड मेरा भर चुका है, तो मैं यहीं से मिटा दे रहा हूँ। इधर ये लिखा रहेगा, कुछ चीज़ें आपने नोट को उसको मैं मिटा देता हूँ। बोर्ड छोटा है इसलिए समस्या हो रही है। अब आए कार्बोनिफेरस युग में क्या हुआ, इसमें उभयचर का युग, इसको कहते हैं उभयचरों का युग, उभयचरों का युग, उभयचरों का युग यानी उभयचर ही पर्याप्त मात्रा पे धरती पे, जिधर देखो उधर उभयचर, समुद्र में देखो तो उभयचर, स्थल पर देखो तो उभयचर, उभयचर ही उभयचर थे उस समय। और इसके अलावा बड़े बड़े वृक्षों, और क्या था, बड़े बड़े वृक्षों, बड़े बड़े पेड़ पौधों का युग। बड़े बड़े इतने विशाल हो गए कि दलदल में जहाँ पानी भर जाता था वहाँ पर जो है ये ज़मीन में बैठ जाते थे। और यही उसी समय के जो पेड़ ज़मीन में धंस गए थे, चले गए थे, उन्हीं से बाद में कोयले की उत्पत्ति हुई, अन्य
जो हैं संसाधन उसी युग के हैं, कार्बोनिफेरस युग के। तो अगर कहा जाए कि कोयला के निर्माण कब हुआ, तो वही कार्बोनिफेरस युग में। इसके अलावा और क्या है, भारत में अगर देखा जाए एक चीज, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। वो मैं भारत में आपको बताऊंगा। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण। भारत में आएंगे तो आपको गोंडवाना और कायदे से बताएंगे। इसके अलावा क्या हुआ, बस यही खास चीजें हैं, ज्यादा ना जानिए। कार्बोनिक, देखिए अब फिर से मैं इसको रिवीजन कर रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सिल्यूरीन में क्या हुआ, रीढ़ वाले जीवों का काल कहा जाता है। डियोनिन को कहता है मत्स्य युग कहा जाता है। इसी समय उभयचर की उत्पत्ति हुई, स्ट्रिगेसिफेलिया। कार्बोनिफेरस में क्या हुआ, इसमें उभयचरों का युग है, बड़े बड़े पेड़ पौधों का निर्माण हुआ, उत्पत्ति हुई, बड़े हुए। गोंडवान क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। ये इतना इस काल में हुआ। एक है परमीनियन काल। इसमें क्या हुआ, परमीनियन में जर्मनी में, आपने जर्मनी फ्रांस में दो पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतों के नाम आपने सुने होंगे। ब्लैक फॉरेस्ट और वासेस जो पर्वत है, इसी समय बने थे। तो परमीनियन काल में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत का नाम है, फॉरेस्ट नहीं है ये, ब्लैक फॉरेस्ट और वासेस पर्वत का निर्माण, ये किसमें था, परमीनियन काल में का निर्माण हुआ। ठीक, तो पहले जो एक आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे आते हैं मीसोजोइक। तो इस सबको मिटा देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। आइए मीसोजोइक में क्या क्या हुआ। मीसोजोइक में सबसे पहला तो हुआ, उसको 3 शकों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले यहां महाकल्प क्या है, मीसोजोइक। युग क्या है, द्वितीय। शक क्या है, ट्रैसिक। ट्रयासिक युग में, युग नहीं शक। जुरैसिक शक, जुरैसिक शक और क्रेटेशियस शक। क्रेटेशियस शक, ये किसमें है, शक है। ये भी शक, ये भी शक, 3 में डिवाइड किया गया है। अब तीनों में क्या क्या हुआ, तो जो ट्रायसिक शक में था, रेंगने वाले जीवों का काल। रेंगने वाले, रेंग कर, जैसे सांप हुआ, और आपने गोजर देखा होगा, और ऐसे जो रेंग कर चलते हैं, तो ये रेंग कर चलने वाले जीवों का काल है। इसमें क्या लिखे, रेंग कर चलने वाले जीव, रेंग कर चलने वाले जीव। बस इतना आप याद रखिए, रेंग कर चलने वाले जीव। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे, इंपॉर्टेंट क्या, प्रोटोथीरिया की उत्पत्ति हो गई थी। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया, ये है स्तनधारी जीवों के विकास का क्रम। तो प्रोटोथीरिया पता चलता, प्रोटो में सबसे पहले, तो यहीं पर लिख देते हैं प्रोटोथीरिया की उत्पत्ति, प्रोटोथीरिया की उत्पत्ति कब हुआ, ट्रायसिक में।
ठीक। अब जुरैसिक काल में आते हैं तो पुष्प वाले पौधे बने इस काल में। जुरैसिक में पुष्प वाले पौधे, पुष्प मीन्स फूल वाले, पुष्प वाले पौधे, पुष्प वाले पौधे जुरैसिक काल में। इसके अलावा इसको कहते हैं डायनासोरों का युग। ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जगह कमी के कारण। डायनासोरों का युग। डायनासोर जो विशालकाय के होते थे, इस पर एक पिक्चर भी बनी है हॉलीवुड में, डायनासोर जो जुरैसिक पार्क करके। तो जुरैसिक शक में सबसे ज़्यादा डायनासोर हुए। डायनासोर ऐसे हो गए कि स्थल में भी जल में भी। अब इनकी मृत्यु कैसे हुई ये कभी किसी वीडियो में आपको बताएंगे। उसके बाद आता है क्रेटेशियस का। क्रेटेशियस काल की जो सबसे बड़ी घटना है वो है दक्षिण भारत में ज्वालामुखी विस्फोट यहाँ पर। और ये ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना विशाल था कि लगभग 150-2 किलोमीटर मोटी परत जम गई। और इसी बाद में जब ठंडा हुआ तो इसी से बेसाल्ट मिट्टी बनी, और बेसाल्ट मिट्टी से काली मिट्टी का, बेसाल्ट चट्टान है और काली मिट्टी उसी से बनी। और इसी काली मिट्टी से जो है कपास की खेती बहुत बढ़िया की जाती है, क्योंकि बेसाल्ट से बना। और बेसाल्ट आया कहाँ से? ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा। ये पूरा दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी विस्फोट हुए। तो आप यहाँ लिख सकते हैं दक्षिण भारत में बृहद पैमाने पर, बृहद पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट। और इसी ज्वालामुखी जब विस्फोट हुआ, जो पदार्थ बाहर आया लावा, उससे जो बेसाल्ट की चट्टानें बनी। और इसी बेसाल्ट की चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। इस काली मिट्टी से जो कपास की खेती बहुत बढ़िया की जाती है। ठीक। और अब आइए सीनोजोइक। ठीक। तो सीनोजोइक के लिए इसको मिटा देते हैं, तभी सीनोजोइक हो पाएगा। आपने इसको लिख लिया होगा, या जल्दी से लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। ठीक। ओके। सीनोजोइक। सीनोजोइक के बाद क्या है? नियोजोइक। और चैनल आप हमारा, जो भी आपके मित्र तैयारी करते हैं उनको भी सलाह दीजिए कि चैनल देखते रहें। और सारा कुछ फ्री में मटेरियल है, इसकी कोई फीस नहीं है। आप चैनल का मोटो यही है कि आपकी कम से कम समय में और कम से कम संसाधन में आप अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। ठीक। तो अब चलते हैं सीनोजोइक पर। सीनोजोइक। सीनोजोइक को क्या कहते हैं? तृतीय युग। तृतीय युग। ठीक। अब कितने शकों में इसको बांटा गया है? तो शक ये है कि पैलियोसीन, ईओसीन, ओलिगोसीन। तो 3 ऐसे बना लेते हैं। पैलियोसीन, एक पैलियोसीन होगा, दूसरा क्या होगा? पैलियोसीन हो गया, और दूसरा ईओसीन। ईओसीन, ओलिगोसीन। ओलिगोसीन। किसमें क्या हुआ? तो पैलियोसीन में क्या हुआ? डायनासोर समाप्त। अब इनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचा। डायनासोर समाप्त हो गए। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाए कि डायनासोर सबसे ज़्यादा किस काल में थे, तो जुरैसिक शक में। और ये समाप्त कब हो गए? तो पैलियोसीन काल में आते आते ये
समाप्त हो गया। पेलियोसीन को एक और नाम दिया पर्वतों का युग। पर्वत इस समय बहुत बने, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पर्वतों का युग, पर्वतों का युग, यानी पर्वत इस काल में बहुत ज़्यादा बने। इयोसीन क्या है? इयोसीन में हुआ बृहद हिमालय का निर्माण, बृहद हिमालय का निर्माण, बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। अब हिमालय को तीन खंडों में, तीन भागों में इसको विभाजित किया गया है। एक तो बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय। कहीं 4 भी होता है, ट्रांस हिमालय अलग से। तो बृहद हिमालय सबसे पहले जो हिमालय बना उसको बृहद हिमालय कहा गया, जो सबसे बड़ा भी है। बृहद हिमालय का निर्माण इयोसीन काल में। अब है ओलिगोसीन। ओलिगोसीन खास की बात, ओलिगोसीन काल की जो खास बात है वो है पूंछहीन बंदरों का आविर्भाव। अब बंदर के पूंछ नहीं है, पूंछहीन, पूंछहीन बंदरों का आविर्भाव, पूंछहीन बंदरों का आविर्भाव। ठीक, ये क्या है? ओलिगोसीन में। अब बंदर जो है इनके पूंछ नहीं है। ठीक, तो ये 3 काल ऐसे हो गए थे। और अगला काल क्या है? नियोसीन। नियोसीन। अब नियोसीन में क्या हुआ? नियोसीन शक में क्या हुआ? मध्य हिमालय का निर्माण। अब देखिए बृहद हिमालय था, अब मध्य हिमालय उसके बाद बना। क्या है? मध्य हिमालय का, मध्य हिमालय का निर्माण नियोसीन में। अगला क्या है? प्लायोसीन में क्या है? प्लायोसीन में खास बात जो हुई, सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट है प्लायोसीन को मैं यहाँ, प्लायोसीन चलिए यहीं लिखते हैं, प्लायोसीन, सॉरी, प्लायोसीन। प्लायोसीन में क्या हुआ? सबसे बड़ी खास बात, युगांतकारी घटना इसको कहेंगे। बिल्कुल बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मानव की उत्पत्ति हुई। सबसे बड़ी चीज पूछा जाए मानव की उत्पत्ति कब हुई तो प्लायोसीन में हुई। एकदम आपको रटा होना चाहिए। क्या हुआ? मानव की उत्पत्ति। और बहुत बड़ी घटना है, माइलस्टोन, मानव की उत्पत्ति। मानव की उत्पत्ति प्लायोसीन में हो गई। अब उत्तर का विशाल मैदान बना। उत्तर का विशाल मैदान गंगा घाटी, जैसे पंजाब से लेकर और पश्चिमी बंगाल तक। तो इसमें क्या हुआ? उत्तर का मैदान, उत्तर का विशाल मैदान बना। देख कितनी इंपॉर्टेंट घटनाएं आपके सीनोजोइक में हो रही हैं। सीनोजोइक को कितने भागों बांटा गया? पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, नियोसीन, प्लायोसीन। अब देखिए पेलियोसीन में क्या हुआ? डायनासोर खल्लास, डायनासोर समाप्त, पर्वतों का एक पर्वत इसमें सबसे ज़्यादा बने। इयोसीन बृहद हिमालय का निर्माण होता है। ओलिगोसीन पूंछहीन बंदर आ जाते हैं, आविर्भाव होता है। नियोसीन में क्या है? मध्य हिमालय का निर्माण। प्लायोसीन में आते आते मनुष्य की उत्पत्ति हो जाती है। और मनुष्य की उत्पत्ति जो है अभी तक जो साक्ष्यों के आधार पर ही अफ्रीका में टाना झील में हुए, वहीं से पूरी दुनिया में फैल गए, प्रवास हुआ, माइग्रेशन हुआ। प्लायोसीन में मानव की उत्पत्ति हुई। उत्तर भारत का विशाल मैदान बन गया। उत्तर भारत का विशाल का मतलब पंजाब से लेकर और कहाँ? पश्चिमी बंगाल तक, गंगा घाटी इसको कहते हैं। और यहाँ पहले तेथिस सागर था। आने वाले आपको उसमें वीडियो में बताएंगे कैसे क्या हुआ था। तो इतनी घटना जो है ये सीनोजोइक काल में घटित हुई। अब आइए चलते हैं
नियोजोइक। अभी हमारा लास्ट है नियोजोइक, इसके बारे में जान लेते हैं। छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नियोजोइक सबसे लास्ट में और आर्कियोजोइक सबसे पहले। बिल्कुल मेरी बातों को आप एकदम ध्यान से सुनिएगा। जितनी बार इच्छा उतनी बार वीडियो देखिए। जितनी बार वीडियो आप देखेंगे उतना ही आपका ये तैयार होगा। और कभी भी सिलेबस को ये मत मान चलिए कि बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा माने रहेंगे तो कभी ख़त्म नहीं होगा। वो मानेंगे, धीरे धीरे शुरुआत कर देंगे तो एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये मत सोचिए कि अच्छा अगले साल तैयारी करेंगे। तैयारी का कभी समय नहीं आता जब से आप शुरू कर दें, क्योंकि समय बहुत तेज़ी के साथ भागता है। नियोजोइक। अब नियोजोइक क्या है? चतुर्थ युग। ध्यान दीजिएगा, चतुर्थ युग। युग ऊपर लिखा ही है इसलिए हमने युग नहीं लिखा। अब ये कितने शकों में बांटा गया है? तो 2 में। एक है प्लेस्टोसीन। प्लेस्टोसीन। अब इस प्लेस्टोसीन में क्या हुआ? कुछ खास बात तो हुई है। भूमि पर ये हिम चादर बिछ गई। भूमि पर हिम चादर। हिम चादर माने पूरा बर्फ ही बर्फ से सब पूरा ढक गया था। और क्या हो इसके साथ? मानव विकास जारी था। मानव विकास जारी। इसके अलावा प्लेस्टोसीन में क्या हुआ? मानव जो है अफ्रीका छोड़कर विभिन्न दिशाओं में जाने लगा। मानव का प्रवास ऐसा लिख देते हैं यहाँ पर। अफ्रीका से प्रवास, बस समझ जाएंगे कि जो है अफ्रीका से अफ्रीका में उत्पत्ति हुई, प्रवास सब जगह मनुष्य का होने लगा। ये प्लेस्टोसीन में इतना कुछ हुआ है। उसके बाद एक है होलोसीन। होलोसीन। होलोसीन क्या है? ये मानव युग है जो आप देख रहे हैं चल रहा है। मानव युग कहा गया है। ठीक। अब इतना कुछ आपके काल विभाजन में है। किताब में बहुत सारा दिया हुआ लेकिन उस समझ में नहीं आएगा। आप मेरे वीडियो से देखिए, सुनिए। जितना एग्ज़ाम में आता है उतना मैंने इसको बता दिया है। अब आपने इसको कायदे से रिवाइज करते रहिए, सुनते रहिए, पढ़ते रहिए। और फिर मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।